नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए दोस्तों, लंबे समय पश्चात एक बार पुनः बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार, तो सामान्य विज्ञान की सुपर पाठ प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थिति दे रहा हूं। जी हां दोस्तों, आज ये क्लास शुरू होने से पहले मोटिवेशनल क्वाट के साथ इस क्लास की शुरुआत होगी कि रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, मंजिल है पास कदम बढ़ा कर तो देखिए, अरे जल जाएंगे दीप हजारों तुम्हारी राहों में, अपनी हस्ती को दीपक बना कर तो देखिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज जो सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी की मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है दोस्तों, और विशेष रूप से प्रयोगशाला सहायक भर्ती एवं वनपाल, वन रक्षक और पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ ये रीट, एलडीसी, पीटीटी, बीएसटीसी, एसएससी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिना देरी की आइए अपन दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है, और यहाँ पर दोस्तों इस क्लास में मैंने जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही स्टैंडर्ड है, आप जरूर अंत तक देखिएगा और बाद में अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें बिल्कुल। और आपको अंत में क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, शरीर का कौन सा तंत्र अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है? बिल्कुल सरल से जटिलता की ओर अपन बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने क्रिएट हो रहा है, परिसंचरण तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी जनन तंत्र और डी अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्वेश्चन पूछा गया शरीर का कौन सा तंत्र अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है? तो दोस्तों आपको बता दें शरीर में उपस्थित विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और मानव के कई प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ जैसे कह सकते हैं मल है, मूत्र है, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जानवरों के उत्सर्जित पदार्थ भी अलग अलग होंगे। पूरी क्लास आप पढ़ोगे तो जरूर जानकारी इसकी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि शरीर का कौन सा तंत्र अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है? तो इसका उत्तर बिल्कुल रहेगा बी, उत्सर्जन तंत्र है वो अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? निष्कासन करता है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, इसमें अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको कहीं देने वाला हूं। देखिए किडनी की संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों ये मानव में पूछा गया है, मानव में किडनियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? और आपको बता दें किडनी का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? वृक्क है। क्या है मेरे दोस्तों? वृक्क है। और किडनी की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। तो ऑप्शन बी जो बंधु लगा रहे हैं उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ नोट आ रहा है, NOTE नोट, यानी महत्वपूर्ण तथ्य। और देखिए दोस्तों मेरा नोट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो किडनियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ लिखा है स्पष्ट कि मानव में 2 किडनी पाई जाती है, जो उदर गुहा के नीचे मेरुदंड के दाएं बाएं स्थित होती है। यानी उदर गुहा, मतलब उदर गुहा बोलते हैं पेट को दोस्तों। तो पेट के जो नीचे की साइड में मेरुदंड बना हुआ दोस्तों, यानी रीढ़ की हड्डी टाइप की जो संरचना, या कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं ये क्या पाई जाती है? किडनियां यानी वृक्क पाई जाती है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है, मानव किडनी का भार कितना होता है? तो दोस्तों 140 ग्राम होता है। ये भी तथ्य आपको याद रखना है बिल्कुल दोस्तों। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और शानदार दोस्तों, निम्न में से किडनी का कार्य क्या? अभी दोस्तों अपन ने पढ़ा किडनी की संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर देखिए किडनी का कार्य क्या है? तो देखिए तीसरा क्वेश्चन का पहला है ऑप्शन है रुधिर को छानना, बी ऑप्शन किडनी रेनिन हार्मोन का स्राव करती है, सी किडनी परासरणीय, यहाँ क्या लिखा हुआ दोस्तों? परासरणीय लिखा हुआ है, ठीक है। किडनी परासरणीय क्रियाओं का नियंत्रण करती है, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ललन टॉप क्वेश्चन है, और मैंने यहाँ पर दोस्तों जानबूझकर 3 ऑप्शन दिए और चौथा उपरोक्त सभी रखा है। हालांकि उसका उत्तर बिल्कुल डी सही रहेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये तीनों पॉइंट आपको याद करवाना है। तो बिल्कुल किडनी का कार्य रुधिर को छानना भी है। देखिए दोस्तों किडनी के माध्यम से खून को छाना जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? परानिस्यंदन। आपने नाम अवश्य सुना होगा, परानिस्यंदन की प्रक्रिया के द्वारा खून को छाना जाता है बिल्कुल। दूसरा किडनी रेनिन हार्मोन का स्राव भी करती है, ठीक है। रेनिन हार्मोन का स्राव भी करती है, जो दुग्ध वगैरह के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। तीसरा परासरणीय क्रियाओं के ऊपर भी नियंत्रण कौन करती है? किडनी करती है। इसका मतलब जब 3 सही है मेरे दोस्तों तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किडनी की बाहरी सतह क्या कहलाती है? क्या भाई साहब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है किडनी की बाहरी सतह क्या कहलाती है?
ए ऑप्शन कैप्सूल, बी रक्त दाब, सी ग्लोमेरुलस, डी है विरियन। तो यहाँ मैं ऑप्शन से जहां तक संभव हो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों 5वें का क्या रहने वाला है, 5वें का करेक्ट आंसर रहेगा ए। किडनी की बाहरी सतह क्या कहलाती दोस्तों, कैप्सूल कहलाती। किडनी की बाहरी सतह को कैप्सूल कहा जाता है। रक्त दाब दोस्तों बीपी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बीपी को कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का रक्त चाप होता है 120/80 nmHg कहते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ऊपरी पैमाना जो होता है वो डायास्टोलिक पैमाना होता है, निचली पैमाना होता है सिस्टोलिक पैमाना होता है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये ध्यान रखना होता है आपको कि मानव में जो रक्त दाब कितना होता है 120/80 nm होता है। आगे देखिए ग्लोमेरुलस होता है, ये बोमन संपुट का एक भाग है। आगे अपन इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। और विरियन क्या होता है दोस्तों, तो विरियन वायरस का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, विरियन कहलाता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोई पूछे वायरस का छोटा कण तो विरियन है। ये दोस्तों रहा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरिक अर्थात किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पढ़ सकता है। विरिक यानी किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती मेरे दोस्तों, ए तंत्रिका तंत्र, बी नेफ्रॉन, से उत्सर्जन तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो 5वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बी ऑप्शन जो बंदे कर रहे हैं वो सही है। वृक्क की यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, तंत्रिका तंत्र होता है मस्तिष्क वाला सिस्टम जिसको नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। नेफ्रॉन ये आपको पता चल गया, वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। उत्सर्जन तंत्र होता है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करने वाला एक सिस्टम जिसको उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य आ रहा दोस्तों, बहुत ही शानदार तथ्य। नोट, किडनी में लगभग 10 लाख जटिल रचनाएं पाई जाती है जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। जो हमारी किडनी होती है उसमें कई प्रकार की सूक्ष्म 10 लाख छोटी छोटी नॉर्मल वे वाली कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है। और ये वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। आगे देखिए छठा क्वेश्चन, निम्न में से नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं। अब देखिए जो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी मेन निर्माण करने वाले और क्रिया करने वाली इकाई है, इसके भाग कौन से है। तो छठे में देखिए ऑप्शन के भरमार लगा रखे मेरे दोस्तों। तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ भी सर का उद्देश्य क्या है, सारे के सारे भागों को याद करवाना। ए मेल पिगिकाय, बी सम्मिश्र कुंडली भाग, सी हेनले का लूप, डी दूरस्थ कुंडली भाग और ई उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ई रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ सभी ऑप्शन आपसे याद करवाना चाहता हूँ। चारों भाग आप याद करोगे, 4 भाग होते हैं। मेल पिगिकाय भी होता है, सम्मिश्र कुंडलित भाग, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित भाग, और जब 4 होते हैं तो 5वां भी अवश्य होने वाला है। आगे देखिए भाई साहब, बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं मैं दोस्तों। नोट, मेल पिगिकाय में ग्लोमेरुलस तथा बोमन संपुट पाए जाते हैं। तो देखिए मेल पिगिकाय, कोई पूछे किसका भाग है, तो दोस्तों नेफ्रॉन का भाग है। किसका है दोस्तों, नेफ्रॉन यानी वृक्क का यानी किडनी का ही भाग है। और अब देखिए इसमें पाए क्या जाते हैं, तो इस मेल पिगिकाय में ही दोस्तों ग्लोमेरुलस तथा बोमन संपुट पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों बोमन संपुट क्या होता है, तो बोमन संपुट एक प्याले जैसे क्या होती है दोस्तों, संरचना होती है। प्याले नुमा क्या होती है, बोमन संपुट एक संरचना होती है। हेनले लूप कैसा होता है, सरल घनाकार उपकला उत्तक से बना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट है, कोई पूछे मेल पिगिकाय में क्या पाए जाते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट। यह क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोमेरुलस तथा बोमन संपुट कहाँ पाए जाते हैं, तो मेल पिगिकाय में। मेल पिगिकाय ऑप्शन नहीं होगा तो वृक्क जरूर होगा। कोई पूछे बोमन संपुट का आकार कैसा होता है, तो दोस्तों प्याले जैसी संरचना है। कोई पूछे हेनले लूप किस उत्तक से बना होता है, तो सरल घनाकार उपकला उत्तक होता है। कुछ इस प्रकार की देखिए घन की आकृति होती है, इस प्रकार का क्या होता है मेरे दोस्तों, उत्तक होता है। आगे संयुक्त कुंडलित भाग में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं, जबकि दूरस्थ कुंडलित भाग में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो वृक्क के यानी नेफ्रॉन के भाग होते हैं, संयुक्त कुंडलित भाग में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन दूरस्थ कुंडलित भाग में इसकी संख्या नहीं पाई जाती है। अब एक माइटोकॉन्ड्रिया शब्द आ रहा दोस्तों, तो इसको कोशिका का क्या बोलते हैं, शक्ति ग्रह। कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो दोस्तों कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की दोस्तों खोज किसने की थी,
तो कोलिकर ने इसकी खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया मेरे रसगुल्लों दोस्तों? तो बेंदा ने इसको क्या दिया, नाम दिया। ये देखिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया से आपको कई प्रकार के क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकाले हैं। अब कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया कैसी झिल्ली है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी झिल्ली है? दोहरी झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? दोहरी झिल्ली वाला क्या है? कोशिकांग है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित करता है। कोई पूछे सर एटीपी क्या होती है, तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एक बार वापस बोल रहा हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ 3 फॉस्फेट के बंध पाए जाते हैं। 2 बंध तो होते हैं सरल बंध द्वारा और एक होता है लहरदार बंध। लहरदार बंध की बंध ऊर्जा होती है कम दोस्तों, इसलिए टूटता और बनती है एडीपी। क्या बनती है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब पीछे कितने बंध रहते हैं? 2 बंध रहते हैं। बायोलॉजी की ये थोड़ी सी जटिल क्रिया है, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई है। आगे देखिए साहब, एक नए कलर का सेलेक्ट करते हैं, चलेगा। मूत्र की पीएच परास कितनी होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए आप सभी परिचित होंगे पीएच क्या होता है, तो पीएच का नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हैं कि दोस्तों हाइड्रोजन आयनों की जो ऋणात्मक सांद्रता है वो क्या होती है? पीएच। पीएच एक स्केल होता है जो दोस्तों अम्लों और क्षारों के लवण का क्या करता है? मान बताता है कि कोई भी विलीन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, उसका पता जिस स्केल के द्वारा लगाया जाता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं दोस्तों। पुरानी आरबीएससी की क्लास 10th में चैप्टर 4 में इसका शानदार तरीके से वर्णन किया गया है। अब देखिए पीएच में क्या होता है, 1 से लगाकर 14 तक का क्या होता है कि स्केल होता है। अगर आपकी रेंज 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो मध्यम अम्लीय, और 7 से ज़्यादा तो क्या है? क्षारीय। फिक्स 7 है तो उदासीन है, 14 है तो क्या है? प्रबल क्षार है, और अगर 1 पर है तो क्या है दोस्तों? प्रबल अम्ल है। अब मूत्र की पीएच परास, मूत्र क्या होता है दोस्तों? 6 गंदा होता है तो 6 के आसपास होगी तो दोस्तों कितनी होती है? 6.4 होती है। मतलब सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सी क्या रहेगा दोस्तों? इसका करेक्ट रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, मूत्र का रंग पीला किस वर्ण के कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस सीरीज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी माना जाएगा कि मूत्र का रंग जो पीला होता है किस वर्ण के कारण होता है? भाई जो खून का रंग तो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो आप पढ़ चुके हो कि खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है। कोई पूछे हीमोग्लोबिन खुद का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो गुलाबी रंग का वर्णक है। कैसे रंग का वर्णक है दोस्तों? गुलाबी रंग का वर्णक है। तो हीमोग्लोबिन के कारण नहीं होता है, तो खून के कारण। प्लाज्मा खून में पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें 90% तो पाया जाता है जल और 10% पाए जाते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। यूरिया, बिल्कुल यूरिया भी नहीं है दोस्तों, लेकिन यूरिया ऑप्शन आया तो मैं अलग बताता हूं। इसका सूत्र होता है NH2CO NH2 NH2 डबल बॉन्ड CO। यहाँ देखिए कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है इसलिए डबल बॉन्ड आ रहा है, तो NH2 बीच में CO, यूरिया का सूत्र बन गया भाइयों। ये ट्रिक भी है मेरा, ये यूरिया। और सबसे पहले अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया मेरे दोस्तों? यूरिया बनाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन का उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? डी रहेगा, बिल्कुल। यूरोक्रोम वर्ण के कारण मूत्र का रंग मेरे दोस्तों क्या होता है? पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मूत्र में यूरिया की उपस्थिति क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 9 है, मूत्र में यूरिया की उपस्थिति क्या कहलाती है? यूरीमिया, पॉलीयूरिमिया, पथरी, उपरोक्त सभी। तो मूत्र में यूरिया की उपस्थिति क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? यूरीमिया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या कहलाती है? यूरीमिया कहलाती है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे बढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बार बार मूत्र आना क्या कहलाता है? कभी कभार देखिए व्यक्तियों को बार बार मूत्र आने की समस्या होती है, प्राय हम देखते भी रहते हैं दोस्तों। तो मैं देखिए दोस्तों आपका समय ज्यादा खराब नहीं कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी सुपर फास्ट चल रहा हूं, लेकिन समझाने का भी पूरा ध्यान रख रहा हूं, एक एक चीज देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं 100%। बार बार मूत्र आना क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? तो यहां पर देखिए ए पॉलीयूरिमिया, बी यूरिमिया, सी डिसयूरिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो बार बार मूत्र आना मेरे दोस्तों क्या कहलाता है? पॉलीयूरिमिया कहलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इस सीरीज के तथ्य है दोस्तों, रट लेना, क्वेश्चन यहीं से पढ़ने वाला है। अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन बनता तो इस वीडियो से 100% बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल है साहब। बार बार मूत्र आना पॉलीयूरिमिया कहलाता है, बार बार मूत्र आना पॉलीयूरिमिया कहलाता है, ये पहले मैंने क्वेश्चन दे दिया है। मूत्र त्याग के समय दर्द या जलन हो सकती है, ये दोस्तों आम बात है, तो डिसयूरिया कहलाता है, और ये गर्मी में हो सकती है, ठीक है, गर्मी में होना आम बात है। और इसलिए दोस्तों आप ग्लूकोज का सेवन कर सकते हो, या देखिए पानी का सेवन अधिक मात्रा में करें। मूत्र में रक्त की उपस्थिति, कभी कभार देखिए मूत्र के साथ खून आता है, आपने सुना होगा कि मूत्र में पेशाब आता है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों? हेमेटोचूरिया कहलाती है। क्या कहलाती है? हेमेटोचूरिया।
किडनी, देखिए आपने देखा किडनी में पथरी पथरी होती है। देखिए पथरी हमेशा किस में होती है दोस्तों, किडनी में ही होती है, वृक्क में होती है। किससे किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये देखिए रसायन विज्ञान में कार्बनिक विज्ञान का दोस्तों एक ये यौगिक कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिसका सूत्र होता है CaC2O4। क्या होता है मेरे दोस्तों, CaC2O4। आगे बढ़ेगा, पथरी को बाहर भी निकालना तो दोस्तों आवश्यक है कि सर बिल्कुल। तो देखिए पथरी को बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो है लिथोट्रिप्सिन। क्या दोस्तों, लिथोट्रिप्सिन, बिल्कुल लिथोट्रिप्सिन। और नाक में नक्शी आना क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, एपिस्टेटिस। क्या गजब के तथ्य है, बिल्कुल दोस्तों गजब के तथ्य है, रियलिटी कहता हूँ। बार बार भूख लगना क्या कहलाता है। अब देखिए बार बार भूख लगने की समस्या भी काफ़ी व्यक्तियों में होती है, और ये एक कह सकते हैं नॉर्मल वे है, काफ़ी लोगों में हो सकता है। ए पॉलीफेजिया, बी पॉलीडिप्स, या पी सी पॉली यूरिया, द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए थोड़े नाम अजीब लग रहे हैं, मतलब आपको याद होने में कठिनाई होगी, लेकिन मैं एक ट्रिक ला रहा हूँ। आप फैजिया को क्या बना दो, फौजी बना दो। यानी फौजियों को क्या लगती है, बार बार भूख लगती है, क्योंकि फौजी क्या करते हैं, जाहिर सी बात है शारीरिक परिश्रम ज्यादा करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, ए रहेगा, पॉलीफेजिया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्या है रे, चलेगा। निम्न में से किसमें मूत्राशय नहीं है, किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता, कि क्या सर मूत्राशय नहीं होता, कि जी। तो चलो मूत्राशय नहीं होता, तो देखिए मनुष्य में तो मूत्राशय होता है और जानवरों में भी होता है। हमने देखा बिल्कुल मूत्र त्यागते हैं और मूत्र के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। इनमें से कोई नहीं जरूर नहीं होगा, तो क्या होगा, सी अवश्य होगा। तो सांप, मगरमच्छ, पक्षी और कीट में मूत्राशय नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। मानव का अपशिष्ट पदार्थ क्या है, देखिए मनुष्य का अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो मल होता है, मूत्र भी होता है, पसीना होता है, मतलब उपरोक्त सभी डी। चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मानव के क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिदिन किडनी के पास कितने लीटर रुधिर आता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार तो मेरे दोस्तों बनता है पहले से, कि मानव कि किडनी के पास कितने लीटर रुधिर आता है। देखिए तो किडनी ही है जो क्या करती है, मतलब विरकी है जो हमारे शरीर में खून का क्या करती है, शुद्धिकरण करती है, परानिस्संदन की प्रक्रिया होती है। तो ए 10 लीटर, बी 5 लीटर, सी 120 लीटर, डी 180 लीटर। तो दोस्तों आपको बता दी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन डी सही है। 180 लीटर खून शरीर के विभिन्न भागों से दोस्तों गुजरता हुआ कहाँ आता है, इस गरीब के पास आता है, मतलब किडनी के पास आता है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, पथरी का उपचार। देखिए पथरी किसकी बनी होती है, CaC2O4, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। पथरी होती कहाँ है दोस्तों, पथरी वृक्क में होती है, किडनी में होती है। अब चलो हो तो गई दोस्तों, बाहर निकालना, उपचार करना भी आवश्यक है, वरना क्या होगा दोस्तों, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। हमारी दैनिक जो नियमन की क्रियाएं होगी कई प्रकार के प्रभावित होगी, यानी तोते उड़ेंगे दोस्तों। तो फिर क्या करें, इलाज कैसे करवाएं। तो इलाज करने की प्रक्रिया है, तो पहला देखिए होल्मियम लेजर के द्वारा, बी ऑप्शन आपके सामने है, शल्य चिकित्सा, डी तांत्रिक विद्या बिल्कुल नहीं होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने से भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन सीधे आप देखिए काट दीजिए। कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई पथरी का उपचार नहीं होता, हालांकि कुछ डॉक्टर बियर की जरूर सलाह देते हैं। हो सकता है कि प्रेशर बढ़ने के कारण मूत्र के साथ निकल जाए, लेकिन दोस्तों ये कोई एक अच्छा उपाय नहीं कहा जा सकता है। और तांत्रिक विद्या बिल्कुल नहीं जाना। शल्य चिकित्सा हो सकती है, बट जब तक होल्मियम लेजर पड़ा है तब तक शल्य चिकित्सा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए बिल्कुल करेक्ट है। अब जब लेजर का नाम आ रहा तो इसका देखिए LASER लेजर लिखा जाता है। तो इसका मैं एक बार 2 बार बोलूंगा। देखिए दोस्तों, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका पूरा नाम है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बिल्कुल दोस्तों पढ़ के जाना चाहिए, आपको कभी भी क्वेश्चन मिल सकता है। आगे देखिए दोस्तों, पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो अभी तक अपने दोस्तों पढ़ चुके कि पक्षियों में क्या नहीं पाया जाता है, मूत्रा से नहीं पाया जाता। ये इसी सीरीज में अपने क्वेश्चन पढ़ा है। तो देखिए ए यूरिया, बी अमोनिया, सी यूरिक अम्ल, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल क्या रहेगा, सी रहेगा। कई बंदे यहाँ डी करेंगे देखना, क्योंकि उपरोक्त सभी कुछ विद्यार्थियों की आदत है, लेकिन ऐसा नहीं करना, हर जगह उपरोक्त सभी नहीं आता है। यूरिक अम्ल क्या है, पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, यूरिया दोस्तों मानव का हो सकता है। आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य, नोट, मछलियां, जलीय जीव आदि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो मछलियां वगैरह जीव किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया, जिसका सूत्र होता है NH3। स्तनधारी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जिसका सूत्र होता है NH2 20 में CO। ये याद कर देना ट्रिक है, NH2 20 में CO, यूरिया का सूत्र बन गया भाइयों। पक्षी यूरिक अम्ल का क्या करते हैं दोस्तों, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है,
आगे देखिएगा दोस्तों, शीप व घोंघा कैसे जीव है, समुद्री जीव है। उत्सर्जन तो ये भी करते हैं कि सर बिल्कुल करते हैं। तो देखिए उत्सर्जन में क्या करते हैं भाई, क्या त्यागते हैं ये गरीब। तो देखिए अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, अभी जो अपने तथ्य पढ़ा है उसको देखिए। तो अमोनिया का उत्सर्जन तो कौन करती है, मछलियां वगैरह करती है, मतलब जलीय जीव करती है। स्तनधारी यूरिया का करते हैं, पक्षी यूरिक अम्ल का करते हैं। तो यहाँ पर सीधा स्पष्ट आ रहा है कि यूरिक अम्ल का पक्षी करते हैं, यूरिया का कौन करते हैं, स्तनधारी मतलब दूध देने वाले करते हैं, अमोनिया का कौन करती है, मछलियां करती है। तो अमीनो अम्ल इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये चीज आप अगर ढंग से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो अवश्य इस क्लास में उत्तर मिल रहे हैं आपको। आगे देखिए दोस्तों, मकड़ियां 8 टांगे, छोटी क्लास में पढ़ा था मकड़ी की टांगे 8, वही मकड़ी है दोस्तों, किसका उत्सर्जन करती है। तो देखिए यूरिया हो चुका है, रक्त का उत्सर्जन नहीं करती, इनमें से कोई नहीं होगी तो क्या होगा, ग्वानिन जरूर होगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बहुत ही अच्छा है। क्या दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, ध्यान करना चाहिएगा आपको। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। सबसे कम विषैला पदार्थ कौन सा है, क्या सबसे कम विषैला पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे कम विषैले पदार्थ की बात हो रही है, अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल, डी उपरोक्त सभी। तो आपको बता रहे दोस्तों, अमोनिया बहुत ही खतरनाक होती है, यूरिया भी खतरनाक होती है और यूरिक अम्ल भी है। तो सबसे हानिकारक भी देखिए विषैला, सबसे ज्यादा विषैला भी क्या, अमोनिया, उसके बाद यूरिया, तीसरे नंबर पर यूरिक अम्ल। एक क्रम भी मैंने लिया है बिल्कुल सही तरीके से। तो सबसे कम विषैला कौन सा, पक्षियों वाला अम्ल है वो सबसे कम विषैला है, यूरिक अम्ल। कौन सा दोस्तों, यूरिक अम्ल या एसिड आप कह सकते हो। चलेगा दोस्तों, अपन क्वेश्चन के अंतिम सीरीज की ओर जा चुके हैं और आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव यानी जिन सजीवों का शरीर एक कोशिका से निर्मित होता है, जैसे अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, वेज जीव उत्सर्जन कैसे करते हैं भाई साहब। तो ए विसरण विधि द्वारा, बी कोशिकाओं से, सी मेल पेगिका एसिड, डी सभी से। तो इसका उत्तर रहेगा मेरे दोस्तों ए विसरण विधि द्वारा, त्वचा से करते हैं। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, रीट सहित कई प्रकार की परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव भी उत्सर्जन करते हैं, किससे, विसरण विधि द्वारा, त्वचा से करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज की मैं क्लास का अंतिम मोड पे यानी समापन की ओर ले चलता हूं। बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। अब दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य रखें कि क्लास कैसी रखी, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे रहे या कैसे मिले दोस्तों। इसी प्रकार के दोस्तों क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।